Hello students, today we are discuss about CFT in tetrahedral complex. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT को स्टडी किया था। आज हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टडी करेंगे। कोई टफ नहीं है, जो आपने ऑक्टा में पढ़ा है उसका अपोजिट है। देखिए ऑक्टाहेड्रल में आपके कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे? आपके 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, जिनकी वजह से इसमें रिपल्शन क्या हो रहा था? मोर रिपल्शन हो रहा था। और 6 लिगेंड कहाँ थे बेटा? अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स आपके अलोंग द एक्सिस आ रहे थे उनमें क्या हो रहा था? मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके पास 4 लिगेंड्स हैं। ठीक है, 4 लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था? आपका अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे, और एक्सिस के अलोंग पर कौन से आपके ऑर्बिटल्स थे? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, और ये क्या था आपका? ये वाले जो ऑर्बिटल थे एक्स वाई वाले, ये क्या थे? बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई ये वाले जो ऑर्बिटल्स थे ये क्या थे आपके? बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक, और जो 2 ऑर्बिटल थे वो क्या थे? अलोंग द एक्सिस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अब बिटवीन द एक्सिस मतलब इनकी जो ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, जहाँ पे लिगेंड अप्रोच करता है उसमें रिपल्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है, और जहाँ पर अप्रोच नहीं करेगा वहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होगा और एनर्जी थोड़ी कम होगी कंपैरिजन टू दिस। ठीक, तो आपके जो ऑर्बिटल्स थे अलोंग द एक्सिस वो कौन से वाले थे? यहाँ पर जो एक्सिस पर ऑर्बिटल्स थे वो ये वाले थे, ये थे और ये डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये तो था डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये वाले कौन से थे आपके? डी जेड स्क्वायर वाले। ओके, तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल के केस में इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और इनकी एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही थी कंपैरिजन टू दिस। टेट्राहेड्रल में क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं, ठीक, इसके 4 लिगेंड्स की वजह से इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि इससे थोड़ा कम एनर्जी होगी, कम रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो क्या इसमें 6 लिगेंड्स थे, इसमें 4 लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब हम 4 लिगेंड्स के हिसाब से स्टडी करेंगे। ऑर्बिटल्स तो आपके 5 ही हैं, अब इसमें रिपल्शन किस तरीके से होगा हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT in tetrahedral complex। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका वो क्या होगा बेटा? sp3। लिगेंड्स कितने हैं आपके? 4 लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, तो इसमें 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेंगे बिटवीन द एक्सिस। तो क्या है? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज ऑलवेज, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, इसकी वजह से इनकी एनर्जी भी आपकी बेटा क्या होती है? टेट्राहेड्रल के केस में कम होती है और ऑक्टाहेड्रल के केस में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या है?
स्प्लिटिंग इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब आपकी स्प्लिटिंग होती है तो जो आपके DXY YZ वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है। जो आपकी ऑक्टा में लोअर एनर्जी लेवल था, यहाँ पर वो एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स हैं वो क्या जा रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस आपके तीन ही ऑर्बिटल्स थे, कौन से, DXY YZ एंड ZX। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in tetrahedral complex, 4 ligand approach through space in between the axis, ठीक है, between the axis। अब बिटवीन द एक्सिस हमारे कौन से ऑर्बिटल हैं, DXY, DYZ एंड DZX। ये तीन ऑर्बिटल हमारे क्या थे, बिटवीन द एक्सिस। ये मैंने आपको ऑक्टा में भी बताया था, ठीक। तो उसमें अब आपके पास क्या होगा, ड्यू टू स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें जैसे मान लीजिए आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बेटा डीजेनरेट मीन्स जब लिगैंड अप्रोच नहीं कर रहा, जब आपके पास केवल सेंटर मेटल एटम पर अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अप्रोच करेगा, ये क्या है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। नाम आपको बताइए, इसका नाम क्या है, DXY YZ ZX, इसका है आपका, मैं यहाँ देती हूँ, DX² Y² और इसका है DZ², ठीक। अब आपको पता है कि बिटवीन द एक्सिस तो ये थे और अलोंग द एक्सिस ये थे। टेट्राहेड्रल के केस में आपके बिटवीन द एक्सिस लिगैंड अप्रोच करेगा। अब जहाँ लिगैंड अप्रोच करता है उनकी एनर्जी हायर हो जाती है, और जहाँ लिगैंड अप्रोच नहीं करता उनकी एनर्जी थोड़ा कम हो जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक। आपको ये ध्यान देना है। ऑक्टाहेड्रल के केस में आपका जो लिगैंड था वो अलोंग द एक्सिस था, तो जिसकी वजह से ये एनर्जी आपकी हायर हो गई थी और ये आपके लोअर चले गए थे। तो जस्ट अपोजिट है आपका ऑक्टा का ये, ठीक। तो अब आप इसमें देखिए, जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो बेटा जो इनकी एवरेज एनर्जी होगी, ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे। ये जो इनकी एवरेज एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी कितनी बनाएंगे हमने, 0। एवरेज एनर्जी अगर हम टोटल करें इन तीन ऑर्बिटल्स का और इन तीन का, तो एवरेज एनर्जी किसके बराबर आएगी, 0 एनर्जी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही अब लिगैंड से अप्रोच करता है, अब अप्रोच करने पर इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग स्टार्ट होने पर ये किसमें चेंज हो जाते हैं, अपने एक हायर एनर्जी लेवल चला गया। हायर एनर्जी लेवल क्या है आपका, जहाँ पर लिगैंड अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, इनमें अप्रोच कर रहा है, और ये लोअर एनर्जी लेवल है, यहाँ पर लिगैंड अप्रोच कर रहा है, ठीक। X² Y², इसको हम क्या बोलते हैं, Tg ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं T2g, ओके। और ये क्या है आपका बैरीसेंटर, जहाँ पर आपका दोनों का एवरेज जो आता है वो 0 आता है। ये चीज़ हमने ऑक्टा के केस में भी स्टडी की थी। तो सेम टेट्रा के में भी है, बस अंतर कितना है, इनके एनर्जी लेवल चेंज हो गए हैं। वहाँ पर ये लोअर था, ये हायर है, यहाँ पर ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक। अब अगर हम बात करें तो जब रिपल्शन, इसमें क्या है, रिपल्शन थोड़ा कम हुआ है, फील रिपल्शन कैसा हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। ऑक्टा के केस में रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होती है ऑक्टा के केस में। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, स्प्लिटिंग इज ऑलवेज लेस देन इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी ऑक्टा से यहाँ पर हमेशा कम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिगैंड्स कितने हैं, 4 लिगैंड्स और 6 लिगैंड। 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। 4 लिगैंड अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन तो होगा, पर एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ऑक्टा की है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके इसमें आगे लेते हैं, किस तरीके से इनको इलेक्ट्रॉन्स में फिल करेंगे, ओके। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं आपको।
उनकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, क्या होगी, इनमें हम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। ओके, तो बेटा ये अभी मैंने डायग्राम बनाया आपका, ये 5 ऑर्बिटल्स का, वन टू थ्री फोर। ओके, ये आपके क्या थे, dxy, yz और zx, और ये dx स्क्वायर, y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ये इस तरीके से आपके इनके नाम है, ये इसका नाम है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होगी, स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होने पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो थे आपके, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मीन इस टाइम इनकी एनर्जी क्या है, सबकी सेम है, अभी लिगैंड अप्रोच नहीं कर रहा। जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे, और गेन करने पर इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एवरेज एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज। मान लीजिए आपने 0 बनाई है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना आएगा, एवरेज एनर्जी 0 आना चाहिए। ओके, ये नाम इन्हीं के हैं। इसके बाद क्या करा, अब स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होने पर क्या हुआ कि ये जो 3 ऑर्बिटल्स थे, कौन से वाले, dxy, dyz और dzx, और ये वाले dx स्क्वायर, y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, क्या हुआ, इनमें रिपल्शन हुआ जो बिटवीन द एक्सिस थे, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में कंडीशन ये है कि जब लिगैंड अप्रोच करेगा तो बिटवीन द एक्सिस करेगा, और जो ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स आपके बिटवीन द एक्सिस हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, जिसमें रिपल्शन होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिनमें रिपल्शन कम होता है उनकी एनर्जी कम इंक्रीज होती है। ठीक, तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा है, तो बेटा अब हायर एनर्जी लेवल आपका क्या हो गया, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, T2G। ठीक, अब इसके बाद ये आपका क्या है, इसमें रिपल्शन थोड़ा कम हुआ तो इनकी एनर्जी थोड़ा कम बढ़ी, तो ये कौन से वाले हैं आपके, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनको हम बोलते हैं EG। ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल, जस्ट आपका ऑक्टा का अपोजिट है। ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल। ओके, अब ये आपकी कंडीशन क्या है, एक सिंपल डायग्राम है जो हमने ऑक्टा में भी देखा था और टेट्रा में भी देखा है। अब ऑक्टा से और टेट्रा में अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्रा की वो कम है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो कभी कभी इसमें रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, तो क्या है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9, कितनी कम है, इतनी कम है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिलेशन है इन दोनों में। अब मान लीजिए आपके पास कोई अब आपको लिगैंड अप्रोच करने आएंगे तो किस तरीके से होगा, मान लीजिए कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए मैंने बनाया, वहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड थे। अब एनर्जी क्या, ये बैरियर है आपका, यहाँ पर 0 थी बारी सेंटर, और यहाँ पर जो एनर्जी थी क्या होगी, वहाँ पर इसका अपोजिट, वहाँ पर क्या थी, प्लस 0.6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस 0.4 डेल्टा टी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर आप निकालें तो इनकी एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो माइनस 0.6 इंटू कितने ऑर्बिटल है 2, तो देखो 0.6 माइनस इंटू 2 कितना आ गया, 1.2 डेल्टा टी। अब आप इसकी देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 0.4 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 1.2। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो देखो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल हो गए, एवरेज एनर्जी कितनी आ गई आपके, 0। तो यही आपका होता है बारी सेंटर, यहाँ पे आपकी एवरेज एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो सिंपल है, बस चेंजेस कितने हैं, वहाँ पर स्प्लिटिंग जो आपकी एनर्जी थी ऑक्टा के केस में ज़्यादा थी, और वहाँ क्योंकि रिपल्शन वहाँ ज़्यादा फील हो रहा था, यहाँ रिपल्शन कम है, इसलिए इसकी जो एनर्जी गैप है थोड़ा सा कम है
कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल केस। ठीक है, तो एनर्जी गैप लेस हो जाता है। अब मान लीजिए अब लिगैंड अप्रोच करेगा, अब लिगैंड अप्रोच कर रहा है, यहीं पर मैं बना लेती हूँ इजी करने के लिए, यहीं पर एक और डायग्राम बन जाता है मेरा। ये मैं वीक फील्ड लिगैंड के लिए देखती हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक, ये मेरे वीक लिगैंड के लिए है और इधर से मैंने देखा यहाँ पर है 1 2 3 एंड 1 2। इस तरीके से सेम मैंने डायग्राम इधर बनाया है। मैं दोनों को एक साथ ही बताऊंगी, dxy yz और zx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये क्या है आपका Eg, ये है आपका Tg। अब मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करके हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें हमें रूल फॉलो करने हैं। ठीक, रूल फॉलो करेंगे। आप देखिए जब आपके पास इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए स्कैंडियम का है, स्कैंडियम का अगर मैं देखूं, स्कैंडियम +2 में है तो उसका कितना होता है 3d1 4s2। तो बेटा देखो स्कैंडियम को जब मैं +2 स्टेट में लाऊंगी तो केवल 3d1 रह जाएगा है और 4s 0 हो जाएगा। तो देखो 3d1 जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो तो लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक, वो सेम यहाँ पर भी लोअर एनर्जी लेवल में ही जाएगा। अगर आपका स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम है +2 स्टेट में, तो वहाँ पर आपका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी यहाँ जाएगा और मान लीजिए आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी यहाँ जाएगा, चाहे वीक लिगैंड है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। समझ में आ गई। ये हम मान लो कंसीडर कर लेते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात हो रही है और यहाँ पर मैं वीक फील्ड की बात करूँगी, वीक फील्ड लिगैंड की बात करूँगी। तो बेटा यहाँ पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन देखिए सेम आ रहे हैं। अगर वीक लिगैंड हो तो भी एक एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। अब बात आती है आपके थर्ड इलेक्ट्रॉन की, थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, इट मीन्स इसकी वैनिटी। तो वैनिटी में आपका +2 स्टेट में है तो 3d3 और क्या हो जाएगा 4s 0 हो गया 3d3। अब बेटा यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो आप इजीली फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर दिए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यहाँ पर भी एज इट इज फिल होगा। अब मान लीजिए अब थर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन ये हो गई कि अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगाने के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगाने के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होती है, अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो बेटा उसकी जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है वीक फील्ड लिगैंड के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो उसका क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो बेटा अब पेयर करने में एनर्जी ज़्यादा आपको लगानी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैनेडियम की मैं बात कर रही थी +3, यहाँ पे क्या था 3d3 आ रहा था। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब देखिए ये अगर वीक फील्ड लिगैंड है इसके साथ अटैच तो वो क्या करेगा कि जो अब इसको पेयर करने में इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो वो क्या सोचेगा कि मैं इसमें पेयरिंग में एनर्जी ज़्यादा लगाऊं, इससे अच्छा तो मैं जब डेल्टा टी की एनर्जी मेरी कम है तो मैं उसमें जंप कर जाऊँ। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका रूल फॉलो हो गया, यहाँ पर क्या आ गया रूल फॉलो हो गया। अब देखिए अगर वैनेडियम के साथ आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में कंडीशन क्या है, क्रिस्टल जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। तो वो इतनी एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को क्यों यूज़ करेगा जब पेयरिंग एनर्जी कम है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा कि वो ज़्यादा एनर्जी ले और फिर वहाँ जाए, तो वो क्या चाहेगा कम एनर्जी में ही मैं अपनी पेयरिंग कर लूँ। ओके, बस यही चीज़ समझ में आ जाए आपको। तो ये दोनों ऑक्टा और टेट्रा में बस यही आपको समझना है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एंटर करेगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है, बस आपको यही देखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो बेटा उसके साथ आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से।
जब यहाँ पर कम एनर्जी में काम चल रहा है और वो इलेक्ट्रॉन के पास है तो वो पेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ पर क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इतना पेयर करने में एनर्जी खर्च करेगा, इससे अच्छा तो वो कम एनर्जी में काम चला के डेल्टा टी में जंप कर जाएगा। तो वो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके फिल करते चले जाएंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप इजीली इलेक्ट्रॉन और कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आता है, आप बस लिगेंड को पहचानिए, लिगेंड को पहचानने के बाद ही आप उसका पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह सब बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CuCl4 और 2-। अब मुझे ये बताना है ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसमें 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल है। अब इसमें मुझे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बेटा कॉपर का होता है आपका 29। तो देखो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करूँगी, इसको तो मालूम है x + 4 × -1 -2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस के 2। इट मीन्स कॉपर का होता है 3d10 4s2। अगर मैं कॉपर को +2 में लाऊं तो क्या है 3d9 वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो CFT ने केवल सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल्स को ही एक्सप्लेन किया और वो किस पर डिपेंड करता है, या आपके साथ इसका लिगेंड क्या लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऐसे फिल करोगे, वीक लिगेंड है तो ऐसे फिल करोगे। सारी बात कहाँ रुक के आती है कि आपका लिगेंड कैसा है। अब देखिए आपको पता है जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सारे वीक लिगेंड होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। तो बेटा अब इसको आप कैसे इसमें फिल करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमें कहाँ पर फिल करना है, हमें करना है इधर साइड। क्यों, क्योंकि जो उनकी डेल्टा टी होगा वो पेयरिंग एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी। अब देखिए अब ये क्या है, ये वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे आप, यहाँ देखिए 1 2, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इसके बाद आप देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9। बट इसे कैसे फिल करेंगे, क्योंकि वीक लिगेंड है, ये क्या करेगा, ये अपनी इस पेयर करने में इसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो क्या करेगा, डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को यूज़ करेगा और अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 4 5 6 7 8 और 9। इट मीन्स इसके पास बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को अगर हम देखें तो कितना हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 2s + 1। अब s एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक की वैल्यू कितनी होती है, ½ + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, बेटा कितना आ गया 2, इसकी मल्टीप्लिसिटी आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल में या ऑक्टाहेड्रल के केस में कौन सी मल्टीप्लिसिटी दे रहा है। आपको बस इनका एनर्जी लेवल याद रखना है, टेट्रा में कौन सा एनर्जी लेवल लोअर है कौन सा हायर है, ऑक्टा के केस में कौन सा लोअर है कौन सा हायर है। फिर कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसा दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग है या आपका वीक लिगेंड है। तो इस तरीके से बेटा आप इसके कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, इसके फैक्टर्स की बात और कर लेते हैं। अब देखिए जब इसकी स्प्लिटिंग बेटा क्या है, ये लो स्पिन शो करते हैं, है ना, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को शो करेगा। हाई स्पिन क्यों करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को शो, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। ठीक है, तो ये कैसा करेगा, आपका जो टेट्राहेड्रल है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू यहाँ कम है एज कम्पेयर टू ऑक्टा। ठीक, अब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स देके आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वो टेट्राहेड्रल में दिया है या ऑक्टा में दिया है। उसके बाद इसके साथ लिगेंड कैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट अब इसके फैक्टर्स की हम बात करते हैं। फैक्टर्स स्प्लिटिंग एनर्जी पर
चेक करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड। फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड। बेटा नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड आप जानते हैं एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका मतलब क्या है, स्प्लिटिंग हायर, तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी, हायर स्प्लिटिंग होगी। और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसकी लोअर स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी के कम हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड में स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए इसमें NiH2O का होल 6 और NiCO का होल 6, इसमें स्टेबल मतलब इसमें किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो आप बेटा कैसे बताओगे। आप ये देखोगे सबसे पहले तो देखिए सेम है, निकल सेम है, इससे जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो आपके डिफरेंट हैं। तो अब कैसे बताएंगे कि जो वीक लिगेंड है इसका मतलब इसमें लोअर स्प्लिटिंग होगी, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और ये कैसा है H2O वीक लिगेंड। ठीक, ये वीक लिगेंड है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। तो इन दोनों में कौन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी को ज़्यादा शो करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ये। तो आप एक लिख लीजिए, मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। ठीक है ना, हायर स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग भी आपकी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का लिगेंड्स देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पर कैसा चार्ज है। मान लीजिए आपके पास एक दिया हुआ है Fe+2, एक दिया हुआ है Fe+3। अब आपसे पूछा कि इसमें स्प्लिटिंग किसकी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो बेटा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आपकी उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि उतना ही इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें। ठीक है ना, तो Fe+3 की ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू Fe+2 की। तो जितना ज़्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, CFS डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी आपकी। ठीक है, अब मान लीजिए इफ द चार्ज इज सेम, if the charge is same, ठीक है, अब चार्ज मान लीजिए सेम आ गया, जैसे मैंने ले लिया एक Ti+3, एक ले लिया मैंने कोबाल्ट+3। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है पर सेंट्रल एटम क्या है आपके अब अलग हो गए। अब आप कैसे पहचानेंगे, अब चार्ज तो सेम हो गए, सेंट्रल मेटल अलग हो गए। अब देखिए इसका टाइटेनियम का क्या है आपका, इसका जो होता है 22 होता है, आई थिंक एटॉमिक नंबर 22। ठीक, अब आपको सेम किसमें लाना है, 3D 2 और 4s2। ओके, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये, अब इसे आपको +3 स्टेट में लाना है। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो Ti हो गया +3 और D में कितने ऑर्बिटल है बेटा 5, 1 2 3 4 5, ये तो 0 हो गया और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इट मीन्स इसका कितना हो गया 3D1 4s0। तो यहाँ पर बनने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कोबाल्ट का देखूँ, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका 27। अब इसका देखिए कोबाल्ट का 27, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2। अब कोबाल्ट को +3 में लाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कोबाल्ट को +3 से कितना आया 3D6 और 4s0। अब आप इसके बना के देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल करिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि चार्ज आपके सेम है।
जिसके पास जितना ज़्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ, इसकी ज़्यादा है Ti+3 की ज़्यादा है कोबाल्ट की +3 से। इसके पास 4 डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास एक भी डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारे पास चार्ज सेम हो या फिर चार्ज डिफरेंट हो। इस तरीके से आप कैसे बता, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर द वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ लिख देती हूँ इसका मैं, इफ द चार्ज इज सेम मोर द वैकेंट डी ऑर्बिटल मोर स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, वो आपकी डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, इसमें कितने हैं 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसमें एक भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो स्प्लिटिंग इसकी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा आपको ये सब समझ में आ गया होगा। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कोई अंतर नहीं है, केवल एनर्जी लेवल का अंतर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें वैसे ही करनी है। वीक फील्ड लिगैंड होगा तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी, उसके लोअर एनर्जी में एक दिया, उसके बाद उसकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा, आपका हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहीं पर पेयरिंग स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए वो अपनी पेयरिंग एनर्जी को यूज़ कर लेता है। यहाँ पर वीक लिगैंड में पेयरिंग एनर्जी हमें ज़्यादा देनी होती है, तो वो ज़्यादा क्यों देगा, तो वो डेल्टा में काम चला लेगा। ओके, बस इतना ध्यान रखना है और आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।